राजा किशन देव बड़ी ही पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनके इकलौते बेटे का नाम अंशुमान था। वो अपने पिता की तरह ही दृढ़ निश्चय और बहादुर था, लेकिन वो किसी तरह विवाह करने के लिए राजी नहीं था। बहुत से राजा अपनी राजकुमारियों का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसको मना नहीं पाए। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। राजकुमार, बड़ी ही सावधानी से जाना। आजकल जंगल में एक दो राक्षसों का आतंक फैला हुआ है। ये राक्षस भी कई सालों तक पर्वतों और गुफाओं के अंदर छुपे रहते हैं और अचानक जागृत हो जाते हैं। कोशिश करना कि अंधेरा होने से पहले लौट आओ। जी पिताजी, मैंने अपने सबसे अधिक शक्ति वाली तलवार और तीर धनुष ले लिया है। मुझे आज्ञा दें। राजकुमार अंशुमान अपने घोड़े पर बैठकर बहुत दूर तक आ गया था। शाम का धुंधला का छाने लगा था। तभी उसने देखा कि एक राक्षस एक परी को घसीटते हुए ले जा रहा था, जिसके पंख सुनहरे थे और ढलते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। राजकुमार के पास तलवार थी। राजकुमार, मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बचा लीजिए मुझे राजकुमार। राजकुमार ने जैसे ही सुनहरी परी की चीख सुनी, उसने अपने तीर से उसकी आंखों पर निशाना लगा दिया और घोड़े को राक्षस के ऊपर चढ़ा दिया। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनहरी अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाकर तेजी से राजकुमार की तरफ भागी। राजकुमार ने तलवार से राक्षस को लहूलुहान कर दिया। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं इस जंगल का बेताज बादशाह हूँ। तुमने मुझसे बेर लेकर बहुत बड़ी मुश्किल मोल ली है। अरे जा, तेरे जैसे लाखों बादशाह देखे हैं। चल दूर हो जा मेरे नजरों से। उसने मेरी जादुई छड़ी फेंक दिया, इसलिए मेरी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई है। कहाँ फेंका है? मैं ढूंढ कर ले आता हूँ। आप यहीं बैठिए। नहीं, वो फिर से मुझे कैद कर लेगा। आप यहाँ से जल्द निकल जाइए। राजकुमार अंशुमान ने घोड़ा अपने राज्य की तरफ मोड़ दिया। आप इस राक्षस के चंगुल में कैसे आई? मैं आसमान में उड़ रही थी। अचानक एक धुएं का गुब्बार सा उठा और मैं कुछ पल के लिए अचेत हो गई। मैं पंख फैलाए नीचे आ गई, तभी इसने मुझे पकड़ लिया। आप अब परी लोग कैसे जाएंगी? परी माँ मुझे ढूंढने के लिए कुछ खोजी परियों का दल अवश्य भेजेंगी। तब तक मुझे रहने की कोई जगह चाहिए। आप मेरे महल में रह सकती हैं। आप मुझे किसी सरोवर पर छोड़ दीजिए। छत के नीचे रहने से हमारे पंखों की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। हमारे महल की छत पर रह लीजिए, वहाँ आपके पंख भी सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगी। मेरा ये दुशाला अपने ऊपर लपेट लीजिए, वरना हमारे राज्य में कोई बात बहुत जल्द ही फैल जाती है। सुनहरी परी ने राजकुमार अंशुमान का दुशाला अपने ऊपर ओढ़ लिया। राजकुमार अंशुमान ने जैसे ही घोड़े की रास पकड़ी और घोड़ा थोड़ी ही दूर चला था कि बहुत तेज आंधी और तूफान आ गया। घोड़ा भी आगे बढ़ने की जगह वहीं रुक गया। अब क्या करें? घोड़ा तो हिल ही नहीं रहा है। राजकुमार, वो देखिए, उधर पेड़ों के घने झुरमुट के बीच एक आलीशान महल दिखाई दे रहा है। क्यों ना हम तूफान थमने तक वहीं विश्राम करें? राजकुमार सीधे महल में पहुंचा। महल में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। अभी तो बहुत भूख लगी है, चलिए कुछ खा लेते हैं। दोनों ने भरपूर खाना खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि उन्हें नींद आने लगी। दोनों ऊपर छत पर चले गए। वहाँ एक कमरा था। सुनहरी परी को वो जगह बहुत पसंद आई। अब तो मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी किसी कमरे में जाकर सो जाता हूँ। तब तक तूफान भी थम जाएगा। धन्यवाद। राजकुमार अंशुमान सीढ़ियाँ उतर गया, परंतु उसके दिमाग में सुनहरी परी का सुंदर रूप बस गया। एक कमरे में जाकर वो भी गहरी नींद में सो गया। अचानक बादलों के गरजने से उनकी नींद खुली तो राजकुमार अंशुमान ने देखा सुनहरी परी सीढ़ियाँ उतरती हुई डर से कांपती हुई उसके पास ही आ रही थी। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बादलों की गरज से डर गई? राजकुमार, ये बादल गरजने की आवाज नहीं है,
ये तो किसी राक्षस का अट्टहास है। क्या? आपको कैसे पता? बाहर देखिए, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। यहाँ तक कि आपका घोड़ा भी नीचे मेज से हरी हरी घास चर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्होंने देखा कि एक भयानक राक्षस दरवाजे से अट्टहास करते हुए भीतर आ रहा है। उसने आते ही, मानूस, मानूस, ये मानूस गंध कहाँ से आ रही है? कौन है मेरे घर के अंदर? बाहर आओ। राजकुमार अंशुमान ललकारते हुए अपनी तलवार लेकर बरामदे आ गया। मैं हूँ यहाँ, बोलो क्या करोगे? आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। राजकुमार अंशुमान ने अपना तरकश से तीर निकालकर राक्षस के ऊपर निशाना लगा दिया। विषैला तीर उसकी टांगों में लगा और खून निकलने लगा। तूने मेरा खून बहाया है, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। वो अपने भारी शरीर को ढकेलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी राजकुमार ने चिते की सी फुर्ती दिखाते हुए नीचे छलांग लगाई और अपनी तलवार उठाकर पीछे से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। अरे मार डाला रे! राजकुमार अंशुमान ने 2-3 वार करके उसे अधमरा कर दिया। तुम चाहते क्या हो? मेरे ही घर में आकर मुझे मार रहे हो। अपनी भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त ये इलाका छोड़कर चलते बनो और फिर कभी इधर देखने का साहस भी मत करना। तुम तो बहुत बहादुर हो। मैं इतने सालों से यहाँ रहता हूँ, आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया। मैं तो चला जाऊंगा, परंतु अपना ये महल तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के पुरस्कार स्वरूप देना चाहता हूँ। ओ, तो तुम्हारी अंदर भी इंसानियत है? राजकुमार, राक्षस भी इंसानों जैसे ही होते हैं, बस अपने क्रोध और बदला लेने की भावना से राक्षस बन जाते हैं। ठीक है, अब जाओ और अपने साथियों से कह देना हमारी सीमा में फिर कभी दिखाई ना पड़े। राक्षस के जाने के बाद सुनहरी परी राजकुमार के पास आई। राजकुमार अंशुमान, मैं भी आपकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हूँ। आप ना होते तो मेरा क्या होता? अब आप आराम से इस महल की छत पर अपने परियों की खोजी दल की प्रतीक्षा करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। राजकुमार, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है। परियां अपनी जादुई छड़ी के बिना बहुत ही निर्बल हो जाती है। छड़ी के बल पर ही हम पृथ्वी लोक पर इधर उधर भ्रमण करते हैं, परंतु आप तो साधारण तीर और धनुष और तलवार के बूते पर ही अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही चलिए। काश कि आप हमेशा के लिए हमारे पास ही रहती। ने कुछ कहा क्या? नहीं तो। दोनों घोड़े पर बैठकर अपने महल की ओर चल पड़े। राज्य में पहुंचते ही शोर मच गया। राजकुमार अंशुमन एक राजकुमारी को साथ लेकर आए हैं। राज किशन देव ने जैसे ही राजकुमार अंशुमन के आने की खबर सुनी, प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा। लगता है हमारे राजकुमार को कोई राजकुमारी पसंद आ गई है, तभी तो उसे अपने साथ लेकर आए हैं। राजकुमार अंशुमन ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, उनकी आरती उतारते हुए, ये किस देश की इतनी खूबसूरत राजकुमारी है? माँ, ये परीलोक से आई सुनहरी परी हैं। इनको रहने के लिए खुली जगह चाहिए। मैं इन्हें छत पर ले जा रहा हूँ। वापस आकर सारी बात बताता हूँ। राजकुमार अंशुमन परी का हाथ पकड़कर छत पर चला गया। राजकुमार अंशुमान, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, अवश्य कहिए। बीते कुछ समय से हम साथ साथ हैं। मैं अब आपके साथ यही पृथ्वी लोक पर रहकर अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती हूँ। पर आपकी खोजी परियों का दल जब आएगा, तब आप उन्हें कैसे मनाएंगी? वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। परी माँ को मनाने के लिए मुझे एक बार परीलोक जाना होगा, ताकि मैं अपने लिए दूसरी छड़ी ले आ सकूं। बस। राजकुमार अंशुमन के चेहरे पर हजारों जुगनुओं की रोशनी सी चमक आ गई। फिर क्या है, अब नीचे चलिए। मैं अपने माता पिता को भी अपने विवाह की सूचना दे देता हूँ। दोनों नीचे आए। राज किशन देव और रानी ने जब ये खबर सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों में खोजी परियों का दल महल पर उतरा और सुनहरी परी को अपने साथ लेकर चला गया।
दूसरे ही दिन सुनहरी परी अपने उड़न खटोले पर सवार होकर राजमहल की छत पर उतरी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक परी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। सुनहरी परी उसके गले लग गई। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। परीलोक की परियां और पूरी प्रजा ने आशीर्वाद दिया। उनके राज्यों से अब राक्षसों का आतंक खत्म हो गया था। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्रिया परी ने जब अपनी सहेली दिव्या परी से पृथ्वी लोक के बारे में सुना तो उसका मन वहां जाने के लिए बेताब हो उठा। वो रानी परी के पास अनुमति लेने के लिए पहुंच गई। परी माँ, मैं कभी पृथ्वी लोक पर नहीं गई। वहाँ के किस्से सुने हैं, लेकिन अब मेरी इच्छा उस लोक को देखने की हो रही है। यदि आप अनुमति दे दे तो मैं कुछ दिनों के लिए धरती की सैर कराऊं। प्रिया, तुम बहुत भोली और नेक हो। पृथ्वी लोक पर हर तरह के इंसान है। वहाँ बड़ा छलावा है। विश्वास जीतकर ऐसा धोखा करते हैं कि इंसान का इंसान पर से विश्वास ही उठ जाए। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते। कुछ अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मैं तुम्हें अकेली जाने की अनुमति नहीं दे सकती। परी माँ, तो क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? आपकी दी हुई शक्तियाँ मेरे साथ है। मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं तुम्हें अकेले भेजने का निर्णय नहीं ले पाऊंगी। प्रिया, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए। हाँ, एक काम करो, तुम चंपा परी के साथ चली जाओ। वो 2-3 बार पृथ्वी लोक पर जा चुकी है। वो इंसानों के छक्के पंजे को भली भांति समझती है। उसके साथ रहने पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। मैं चंपा परी से बात कर लूंगी। यदि आप कहें तो कल ही हम लोग पृथ्वी लोक की तरफ रवाना हो जाएंगे। ठीक है, कल जा सकती हो, लेकिन जल्द ही वापस आ जाना। एक बात याद रहे कि हर व्यक्ति से सावधान रहना। वैसे वहाँ तुम्हारे लिए तो सभी अनजान ही होंगे। हर आदमी की जांच परख कर लेना। प्रिया परी ने जैसे ही चंपा परी को रानी परी द्वारा मिली हुई अनुमति के बारे में बताया तो वो खुशी से झूम उठी। उसके मन में भी धरती पर जाने की बड़ी लालसा थी। दूसरे दिन प्रिया और चंपा परी दोनों मिलकर परी लोक से उड़ चले। वे दोनों तेजी के साथ पहाड़ों, झीलों और नदियों के ऊपर उड़ने लगे। वे दोनों पृथ्वी के नजारों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ से उड़ते उड़ते आगे बढ़ गई। अचानक उनकी नजर एक फूल बेचने वाली लड़की पर पड़ी। वे दोनों उसे देख ही रही थी कि उन्होंने देखा एक आदमी उस लड़की के पास आया और उसने चुपचाप कुछ फूलों के गुलदस्तों को उठाया और लेकर चलता बना। कौन है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या फूल या गुलदस्ते खरीदने हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ में कुछ गुलदस्तों को लेकर चुपचाप आगे बढ़ गया। चंपा, देखा तुमने? वो आदमी कैसे उस बेचारी लड़की के फूलों के गुलदस्तों को चुराकर ले जा रहा है। वो उसे पकड़ती क्यों नहीं है? चलो हम चलकर देखते हैं। दोनों परियां उस लड़की के पास पहुंच गई। बेटी, वो आदमी तुम्हारे गुलदस्ते उठाकर ले गया और तुमने उसे पकड़ा भी नहीं। मेरे गुलदस्ते? मैं देख नहीं सकती। उसने मेरे अंधेपन का फायदा उठा लिया। आज की पूरी कमाई चली गई। ओफो, माफ करना, हम नहीं जानते थे। ये पृथ्वी लोक की दुनिया भी बड़ी अजीब है। लोग मजबूरियों का इस तरह से फायदा उठाते हैं। हाँ, यहाँ सभी ऐसे ही होते हैं। कई बार तो जाली नोट भी दे देते हैं। हम जैसे को ठगना तो बहुत आसान है ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम पायल है। अनाथ हूँ, अंधी भी हूँ। आँखों की रोशनी तो पहले से ही नहीं थी। माँ रूपी सच्ची रोशनी को भी भगवान ने वापस ले लिया। किसी तरह जिंदगी बिता रही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें ठगने वाले अब खुद ही ठगे जाएंगे। तुम्हारी कमाई बर्बाद नहीं होगी। प्रिया परी ने अपने सितारा छड़ी उठाई और देखते ही देखते दूर जाते हुए उस आदमी के हाथ से गुलदस्ते छूट गए और हवा में उड़ने लगे। अपने हाथों से गुलदस्तों को जाता हुआ देखकर वो चौंक गया था। उस आदमी ने अपनी जेब टटोली तो पूरी जेब खाली मिली। उसके सारे रुपए पानी में बह रहे थे। वो पागलों की तरह दौड़ने लगा।
हवा में गुलदस्ते पायल के पास पहुंच गए। गुलदस्ते पायल को मिल गए और वो खुश हो गई। अरे मेरे गुलदस्ते मुझे मिल गए, ये कैसे हो गया? लेकिन आप लोगों ने जैसे जादू कर दिया। क्या मैं आप लोगों का परिचय जान सकती हूँ? मैं चंपा परी हूँ और ये प्रिया परी है। हम लोग तो पृथ्वी पर घूमने आए थे। तुम्हारे साथ चोरी की घटना होते देखकर हमें मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा। ये लो, एक जादुई कवच है। ये तुम्हें हमेशा मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारे बिगड़े काम बनाएगा, हर समय काम आएगा। इसे अपने पास ही रखना। पायल को बड़ी खुशी हुई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितनी अभागन हूँ कि आप लोगों को देख भी नहीं सकती। मैंने सुना है परियां बहुत सुंदर होती है, दिल की बड़ी नेक होती है। काश मैं आप लोगों को देख पाती। हम दोनों की दिली इच्छा है कि तुम्हारे आँखों की रोशनी वापस आ जाए। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। यदि संभव होता तो हम इसी समय तुम्हें तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस कर देते, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कभी कभी हमें सब करते हुए समय का इंतजार करना पड़ता है। पायल, हम तुम्हारे गुलदस्ते खरीदना चाहते हैं। ये लो कुछ रुपए तुम्हें दे रहे हैं और गुलदस्ते ले रहे हैं। अच्छा पायल, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। पायल को ढेर सारे रुपए मिल गए और परिया वहाँ से चली गई। उसके सारे फूल और गुलदस्ते धीरे धीरे बिक गए और वो घर पहुँच गई। उसकी सौतेली माँ चंदा उसका इंतजार कर ही रही थी। आ गई रानी साहिबा। अरे लगता है आज पूरे फूल बिक गए। हाँ हाँ माँ, सारे फूल बिक गए। अब मैं अपने लिए पायल खरीद सकूंगी। बड़ी आई पायल खरीदने वाली। चल दे सारे रुपए मुझे। माँ देती हूँ, आज तो प्यार से बात कर लो। प्यार से बात? और तुझसे? तू इतनी बड़ी मनहूस है कि प्यार तेरे नसीब में नहीं है। जो अपनी माँ को खा गई उसे भला प्यार क्या मिलेगा? माँ ऐसा मत कहो, आज मुझे तो परी रानी मिली थी। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मनहूस मत समझिए। मनहूस नहीं तो क्या कहूँ? मेरा ही नसीब फूटा था जो तुझ जैसी अंधी मेरे सर पर आकर बैठ गई। चल जल्दी घर की सारी सफाई कर दे, बर्तन भी मांजना है। पायल ने घर की सफाई कर दी, बर्तन मांजने बैठ गई। उसी समय गुस्से में तमतमाई चंदा डंडा लेकर उसे मारने दौड़ती तो चमत्कार हो गया। डंडा उसे ही मारने लगा। अरे बाप रे, मर गई। ये क्या हो रहा है? ये डंडा मुझे क्यों मार रहा है? पायल दौड़कर बीच में आ गई तो डंडा रुक गया। पायल बिटिया, डंडे को लेकर जा, कहीं फेंक दे। इसने मुझे बहुत पीटा है। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना ये मेरी खाल उधेड़ लेता। बड़ी जोर की मार लगती है। अब मुझे अंदाजा हो गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? माँ, परी रानी ने मुझे एक सुरक्षा कवच दिया है। शायद ये जादू सुरक्षा कवच नहीं किया है। ला, वो सुरक्षा कवच मुझे दे दे। चंदा इतना कहकर गुस्से से पायल की तरफ बढ़ी तो बड़ी जोर से जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसका पैर खींच लिया हो। उसने ध्यान से देखा तो पायल के दोनों पैरों में बड़ी सुंदर पायल आ गई थी। मेरे पायल किसने खींच लिए? तेरे पैर में पायल कहाँ से आ गई? इतने में पीछे से प्रिया और चंपा परी की हंसी सुनाई पड़ी। ये पायल अभी अभी हमने इन्हें उपहार में दी है। आपने इस बेचारी पायल पर बड़े जुल्म कर लिए हैं, लेकिन अब मत करिएगा, वरना उस डंडे का हाल तो जानती ही है। अरे हाँ हाँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। डंडा मत चलाना, वरना मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। पायल बिटिया को रानी बना कर रखूंगी। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? आपके शरीर पर ये निशाना कैसे है? अरे मैं तो दोनों परी रानी को भी देख सकती हूँ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हाँ पायल बिटिया, अब तुम सारी दुनिया को देख सकती हो। प्रिया परी ने जादू की छड़ी उठाई और पायल राजकुमारी के रूप में बदल गई। उसकी सौतेली माँ हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। माँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। परी माँ, मेरी माँ के जख्मों के निशान और दर्द को हटा दो। देख लिया, जिसे मनहूस कहकर हमेशा जुल्म करती थी, आज वही तुम्हारी कुशलता के लिए हमसे प्रार्थना कर रही है। तुमने उसे बड़े दर्द दिए, लेकिन वो तुम्हारा दर्द भगाना चाहती है। चंदा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो आगे बढ़ गई
और उसने पायल को गले लगा लिया।